गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री और उसमें आपका जैन और बौद्ध धर्म ये हो चुके हैं। अब हम आज देखेंगे मौर्य साम्राज्य। इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको आप लिख लीजिएगा, बाकी पूरा कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं होता। जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है, सब नहीं पढ़ना है। जो छोड़ना है उसको खास तौर से ध्यान रखना और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसी को हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को आज, और जो आपको महत्वपूर्ण लगे लिख लीजिएगा, अदरवाइज जैसा आपको उचित लगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो है ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ? तो 345 ईसा पूर्व। इसलिए चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण क्योंकि इन्होंने क्या किया था? संस्थापक थे, स्थापना की थी। अब नंद वंश, इनमें सबके जो नाम थे वो नंद थे लास्ट में, घनानंद ना। तो नंद वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद, उससे इनका युद्ध हुआ और इन्होंने उसको पराजित किया। मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो शायद आपको पता हो, तो जो थे चाणक्य, उन्होंने निभाई थी। अपना उनकी जो इंसल्ट की थी उन्होंने, उसका बदला लेने के लिए इनको इन्होंने क्या किया, अपनी तरीके से इनको शार्प किया, इनको बनाया। तो घनानंद सिकंदर द ग्रेट का समकालीन था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। सिकंदर नहीं पूछेंगे, सिकंदर कौन था ये है इतिहास में, बट इतना महत्वपूर्ण। हाँ, ये पूछ लेते कौन सी नदी उनकी, जो नदी महत्वपूर्ण है, कौन सी नदी के पार किया, ये सब पूछते हैं अगर अच्छा पेपर बनाया तो। नदी याद रखनी है आपको। घनानंद सिकंदर द ग्रेट का समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। अर्थशास्त्र, इंडिका से इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आपको कहाँ से मिली ये जानकारी, कैसे आप कह सकते हैं? तो जो अर्थशास्त्र है और इंडिका, ये दो हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। इंडिका किसने लिखी ये आप बताइएगा, और अर्थशास्त्र ये तो आपको पता ही होगा। अब अर्थशास्त्र में जानकारी किसकी है? ये नहीं अर्थ के बारे में नहीं, कि वित्त के बारे में जैसे अभी आप पढ़ते ना अर्थशास्त्रिक जो सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, नहीं, उसमें जानकारी थी उस टाइम की, कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब जानकारी थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे? उत्तराधिकारी। इनका जो अन्य नाम है ये महत्वपूर्ण है, अमित्रघात, यानी शत्रुओं का विनाशक। और देखिए इनका जो नाम है बिंदुसार, इनके जो माथा था उस पर एक बिंदु, कोई जहर की बूंद गिर गई थी, ऊपर से कोई लेके जा रहा था, कोई पक्षी तो वो गिर गई थी, तो इससे इनका नाम हो गया था बिंदुसार, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा ठीक है। अमित्रघात ये आपका महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाशन या शत्रुओं को नाश करने वाला अमित्रघात। वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? ये महत्वपूर्ण है, भद्रसार। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बिंदुसार से इतने ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डीपली पढ़ाई करते हैं तो फिर ये कि बिंदुसार क्यों पढ़ा, पूरा उसका अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, बट इतना सफिशियंट है आपके लिए। अब है अशोक। नाम है अशोक, जिसको कोई शोक ना हो, हिंदी आप पढ़ते ही है, तो अशोक का अर्थ है, ठीक है। 269 ईसा पूर्व मगध की इन्होंने गद्दी संभाली। बिंदुसार के क्या थे? उत्तराधिकारी। जब ये गद्दी पर बैठे, कौन? अशोक, तब ये कहाँ, मतलब किस पोजीशन पे थे, किस पद पर थे? तो ये उस समय अवंती का ये राज्यपाल थे, ठीक है। पूछ लेते, जैसे अभी आप राष्ट्रपति बनी है तो आपको पता होगा ये पहले क्या आती हैं, किस स्टेट से आती हैं, तो ये पता होना चाहिए। अवंती का ये राज्यपाल थे। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ये हर इसके जो पॉइंट में आपके प्रश्न बनने हैं अशोक से, कुछ भी पूछे, अशोक के बिना उनका इतिहास अधूरा है, प्रश्न बनेंगे तो अशोक महत्वपूर्ण है। तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के पिता ऊपर आपने देखा बिंदुसार हैं, तो माता कौन है? ये है शुभाद्रांगी, ठीक है। 261 ईसा पूर्व, यानी 269 में हुआ था ना, तो 200
61 ईसा पूर्व इनके राज्याभिषेक जब हुआ था उसके 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध किया और कलिंग की जो राजधानी तोशली पर अधिकार किया। अब आपसे पूछते हैं भाई, हम इतिहास में पढ़ते हैं कलिंग का युद्ध हुआ, हम ये तो पढ़ लेते हैं, बट कलिंग का युद्ध हुआ किसके साथ? कभी आपने पढ़ा है कि कलिंग का युद्ध हुआ था? किसके साथ हुआ था? कौन सा राजा था? कुछ नहीं वर्णन है। कबीला था, कबीला था वो, उससे इनका युद्ध हुआ था। और फिर इनको क्या हुआ, सब ये नाश देख देख के सब बंजर, सब लाश है, यहाँ लाश है, वहाँ लाश है, जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आप पढ़ते हैं हिंदी में। ऐसा इनको मतलब जैसे बुद्धत्व की प्रार्थना, सब विनाश, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया, इनको सब शून्य हो गया और इन्होंने छोड़ दिया। अशोक वर्तमान में कहाँ पर है? अशोक नहीं, ये जो आपका कलिंग है वो उड़ीसा में है। जो वहाँ के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। अशोक के पुत्र और पुत्री, इनका नाम महेंद्र व संघमित्रा था। ये देखिए संघमित्रा है, ये टाइपिंग एरर है, इसको संघमित्रा कर लीजिएगा। और पूछ लेते हैं कि इनको प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था इनको, दोनों को, इनके जो बेटा बेटी थे इनको श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए, जिन्हें बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, अच्छा ठीक है लिखा हुआ है, श्रीलंका भेजा था। अशोक ने शिलालेख की खोज, अशोक ने नहीं, अशोक के गिव मी अ मोमेंट, तो ये यहाँ पर के करिए, अशोक के शिलालेख है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पोद्रेही फैंतिलर ने की और इनकी संख्या 14 है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसने खोज की ये पूछ लेते हैं। 14 है वो तो आप अध्ययन करेंगे ही। शिलालेख यानी शिला पर आलेख, तो शिलालेख शिला पे लिखा हुआ वो 14 है। तृतीय बौद्ध संगीति इन्हीं के टाइम पर हुई थी, अशोक के। और अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सी लिपि में है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। देखिए इनको लिख लीजिएगा, जहाँ तक मेरी राय है, बाकी आपकी इच्छा है। कि पूछेंगे भाई आपको किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, तो कौशाम्बी अभिलेख को। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा? स्तंभ लेख, रमनदई, ठीक है, ये वाला, ये सबसे छोटा और 7वां सबसे बड़ा। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभों में विशिष्ट प्रकार की पॉलिश है जिसे ओप कहते हैं। और इनके जो 2 अभिलेख हैं वो केवल खरोष्टी लिपि में है। बाकी क्योंकि आपको ये 2 याद रख लीजिएगा, बाकी तो किस में है? ब्राह्मी लिपि में। ये वाले मानसेहरा और क्या है, साहबजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 आप याद रखिए। बाकी आपसे पूछते हैं तो आप ब्राह्मी लिपि बताइएगा, ठीक है। तो 2 अभिलेख इनके खरोष्टी लिपि में है, बाकी ब्राह्मी। अशोक के सारे स्तंभ एकाश्म हैं, उनमें किसी भी प्रकार का, एकाश्म एक सा, कहीं से भी आप ये नहीं अनुमान लगा सकते कि भाई यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर ये जोड़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा, तो एकाश्म है, ये बात आप याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा रुमंदई। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या इतनी होती थी, 12, 16, 20, ठीक है, हुआ करती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या महत्वपूर्ण है, कितनी थी? उस समय 5 थी। और प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे, ठीक है। प्रांतों का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाया। आप पुराने सीरियल देखे थे पौराणिक जो होते हैं उन्होंने आर्यपुत्र तो आर्यपुत्र इनको कहते थे, कुछ भी कहे, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जी गांव होगी, सीधी सी बात है, तो ग्राम थी और उसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें जो विषय है, मतलब क्या विषय है, देखिए ये आपको याद ही करना है। इसमें वो कोई सा भी पूछ लेते हैं कि इसमें वर्णन किसका, या मैचिंग में कर लेंगे, बताइए कहाँ पे लिखा है।
तो ये इनको याद रखिए, 2 से 3 बार देखेंगे या अपनी आँखों के सामने से निकालेंगे तो याद हो जाएगा। प्रथम शिलालेख, इसमें क्या वर्णन है, मतलब क्या विषय है, क्या वर्णित किया गया है। खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध लगाया और पशु बलि निषेध, मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा इसमें कहा गया। देखिए इसमें जो भी बात की गई है, जो भी शिलालेख है या जो भी अशोक ने प्रचार करवाया, बौद्ध धर्म का नहीं करवाया। सीधी सी बात है, उन्होंने क्या किया, मोरल जो नैतिक बात है वही तो बता रहे हैं। और ये सीधी सी बात है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए, ये सब ये नैतिक बात है। कोई उन्होंने वैसा नहीं कहा कि बौद्ध धर्म को अपनाइए, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी किया वो नैतिकता की बात की है, और देखिए अभी आप जितने भी देखेंगे उसमें नैतिक बातें होंगी। दूसरा शिलालेख, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है इसमें, चेर चोल पांडे सतीपुत्र ये सब, ताम्रपाणी, इनका वर्णन है। तृतीय शिलालेख यानी तीसरे शिलालेख में किसका वर्णन, युक्त रज्जु प्रादेशिक महावाक्य आदि का वर्णन किया गया है। चौथे में धम्म का उल्लेख, ये महत्वपूर्ण है, पूछेंगे धम्म का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस शिलालेख में किया गया है, तो चौथे में। फिर पांचवें में भैया किसका है, अब उनका जो प्रचार करेंगे उन महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। छठा बात किसकी करता है, छठा शिलालेख कहता है कि भैया जैसे कि जानते हो कि ऐसा माना जाता था कि राजा किसका प्रतिनिधि है, वो है भगवान का। भगवान हर जगह नहीं तो राजा को भेजा, यानी राजा भगवान और इंसान के बीच में है, उसकी बात को पहुंचाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी जो व्यक्ति हो वो मुझसे कभी भी मिल सकता है। जैसे इस टाइम आप पीएम देखें या कहीं राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होते तो वो, तो इन्होंने कहा कभी भी किसी भी टाइम मुझसे जनता मिल सकती है। सातवां शिलालेख, ये सभी संप्रदाय में सहिष्णुता की भावना की बात करता है, ठीक है। आठवां क्या कहता, आठवां कहता धम्म यात्रा शुरू। नवां ये समारोह की बात करता है, धम्म समारोह की। 10वां कहता है कि भैया धम्म नीति सर्वश्रेष्ठ है। 11वां धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां ये धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है इसमें। और भैया 13वां जो महत्वपूर्ण कलिंग युद्ध का वर्णन, ये आया है किसी पेपर में कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें में है। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने का वर्णन करता है। तो इन 14 शिलालेख में आप देखिए कौन सी बात उसने जबरदस्ती वाली कही है, ये नॉर्मल बात है जो हम आप सब फॉलो करते हैं। नहीं करेंगे तो सजा तो होगी नहीं, कि आप ये धर्म माने नहीं तो सजा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंपल बात उन्होंने कही है। अब अशोक के काल में कितने प्रांत थे, 5 थे। उनकी राजधानी कौन सी थी, ये आप देख लीजिए। उत्तरापंथ, तक्षशिला सुना होगा, तक्षशिला, नालंदा, ये आपने सुने होंगे ना, यूनिवर्सिटी। नालंदा तो अभी है और चल रही है, तक्षशिला भी, ठीक है। तो तक्षशिला राजधानी थी। अवंती उज्जैनी यहाँ की राजधानी थी। और कलिंग कहाँ पर, उड़ीसा, तोशली इसकी राजधानी। नेक्स्ट है दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, सुवर्ण, ये देखिए थोड़ी टाइपिंग एरर है तो आप इतने समझदार हैं, आप कर लिया कीजिए। सुवर्णगिरी। और ये है प्राची, नॉट प्राशी, इट इज प्राची। पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र है और ये आपका अशोक से संबंधित खास जानकारी है। आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिपुष्टि भी दें और कीप रीडिंग, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।